हेलो स्टूडेंट, आज हम ये पार्ट थर्ड का विषय समाजशास्त्र का जो टॉपिक चल रहा था कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था कल। और उसमें हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र में योगदान। तो हमने कल दो टॉपिक पढ़े थे कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र में योगदान। पहला था वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये पढ़ा था। और दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये दो सिद्धांत हमने पढ़े थे, योगदान, वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग का निर्धारण आर्थिक आधार पर बताया है और आर्थिक आधार के आधार पर इन्होंने कहा है कि समाज में जो असमानता पाई जाती है उसके आधार पर इन्होंने सामाजिक जो इतिहास है उनको इतिहास को तीन भाग बताए हैं कि पहला जो हमने पढ़ा था आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दूसरा दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा पूंजीवादी युग। ठीक है, तो दूसरा पढ़ा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इनकी जो तीसरा योगदान है ये कल हमने पढ़ दिए दोनों। आज हम पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अपनी पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत। यानी कि इनकी जो पुस्तक थी दास कैपिटल, उसमें अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत था वो दिया था। और इसने कहा है कि अतिरिक्त मूल्य जो होता है वो पूंजीपति, यानी कि आधुनिक जो युग है उसमें जो पूंजीपति समाज जो होता है उसके अंतर्गत जो पूंजीपति होते हैं और जो श्रमिक होते हैं, यानी कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, उनमें जो संघर्ष का मूल कारण है वो है अतिरिक्त मूल्य का मूल्य, यानी कि अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों के द्वारा हड़प जाना। अतिरिक्त मूल्य का तात्पर्य होता है किसी वस्तु के जो निर्माण किया जाता है उसमें जो कुल लागत आती है, यानी कि कोई वस्तु का हम निर्माण करते हैं उसके उत्पादन में जो कुल खर्चा आता है, कुल लागत आती है, और उस वस्तु को जब हम बाजार में बेचते हैं तो कितने में बेची जाती है। यानी कि कोई वस्तु है उसके कुल खर्चा आता है उत्पादन करने में 20 रुपये और उसको बाजार में 40 रुपये में बेचा जाता है। तो इनका जो अंतर होता है, यानी कि उत्पादन, किसी वस्तु के उत्पादन में जो खर्चा आया और बाजार में उस वस्तु को बेचा जाता है, उसके बीच की जो अंतर होता है उसको अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। जैसे अतिरिक्त मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्चा आता है, किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्चा आता है और उसे वह कितने में बेची जाती है, उनके बीच का जो अंतर होता है वही अतिरिक्त मूल्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी वस्तु, कोई वस्तु है, वस्तु के निर्माण में 30 रुपए का खर्चा आता है, खर्चा। ठीक है, वस्तु का निर्माण 30 रुपए का खर्चा आता है और उसे बाजार में बेची जाती है 50 रुपए। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि बाजार में जो बेची जाती है वस्तु वो कितने में है, 50 रुपए में, और वस्तु के निर्माण में खर्चा कितना है, 30 रुपए। तो इनका जो अंतर है 20 रुपए, वो क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य। क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य। अब जो अतिरिक्त मूल्य है 20 रुपए, इसको पूंजीपति हड़प जाते हैं, यानी कि वस्तु का निर्माण हुआ, पूंजीपति जो होते हैं उनका जो कुल खर्चा आता है जिसके अंतर्गत उसके सारी चीजें, यानी कि बिजली का खर्चा है, लाइट
और मशीन की घिसाई है, पैकिंग का खर्चा है, वो सारा खर्चा कुल मिलाकर 30 रुपये आता है। लेकिन वो वस्तु बाजार में बेची जाती है 50 रुपये की, तो इनके बीच का जो अंतर होता है 20 रुपये, वो अतिरिक्त मूल्य होते हैं। और इस अतिरिक्त मूल्य को जो पूंजीपति है वो अपनी जेब में ले लेते हैं। और ये अतिरिक्त मूल्य होता है, इस पर अधिकार होना चाहिए, इसका श्रमिक वर्ग का जो अतिरिक्त मूल्य होता है उस पर अधिकार होना चाहिए श्रमिक वर्ग का। लेकिन पूंजीपति इसको हड़प जाते हैं। ठीक है, क्यों हड़प जाते हैं? क्योंकि जो पूंजीपति है उनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, यानी कि पूंजीपति जो होते हैं उनका उत्पादन के साधनों पर, उपकरणों पर, मशीनों पर अधिकार होते हैं। जबकि जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो इन उत्पादन के साधनों को नहीं खरीद सकते और मजबूर होकर वो अपना श्रम किनको बेच देते हैं? पूंजीपतियों को बेच देते हैं। भाई उनके पास उत्पादन खरीदने के साधन नहीं होते, गरीब होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? पूंजीपतियों को अपना श्रम बेच देते हैं। लेकिन जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो उस पर जो अधिकार होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? श्रमिक वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं उन्होंने तो अपना सारा खर्चा 30 रुपये में निकाल लिया, लेकिन जो 20 रुपये बचे हैं वो किसके आधार पर बचे हैं? मजदूरों के श्रम के आधार पर बचे हैं। और उस मजदूर वर्ग है उनको वो 20 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति अपनी जेब में हड़प जाते हैं। और जो अतिरिक्त मूल्य है उसके कारण ही मजदूर और पूंजीपति जो होते हैं उनमें संघर्ष का कारण बन जाता है। यानी कि अतिरिक्त मूल्य के कारण ही पूंजीपति और जो शोषक वर्ग होता है उनमें आपस में संघर्ष होता है। और ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को उजागर करता है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो बुराइयां उत्पन्न होती है वो अतिरिक्त मूल्य के कारण ही होती है। तो ये था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य है उसका जो सिद्धांत दिया था वो था दास कैपिटल, यानी कि इनकी पुस्तक थी एक दास कैपिटल। इसके अंतर्गत इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। चौथा है अलगाव का सिद्धांत। किसका? अलगाव का सिद्धांत। ठीक है, वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो गए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो गया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो गया। अब चौथा इन्होंने दिया था अलगाववाद का सिद्धांत। जो अलगाववाद का सिद्धांत है उसको भी इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक में दिया है। अलगाव यानी कि अलगाव की जो अवधारणा है वो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। किसकी है? आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। यानी कि अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने किसमें दिया था? दास कैपिटल के अंतर्गत। और जो अलगाव का सिद्धांत है आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की देन है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने द्वारा जो उत्पादित वस्तु है, यानी कि उत्पादित वस्तु, श्रम और सामाजिक संबंधों से विलग हो जाता है। और सामाजिक संबंध, श्रम, वस्तु और सामाजिक संबंधों से जब व्यक्ति विलग हो जाता है तो उनका अपने कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, यानी कि रुचि नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है कार्य के प्रति? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन है, उत्पादन के जो साधन है, उपकरण है, मशीनरी है, उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। और क्योंकि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है वो उपकरण और मशीनों के द्वारा किया जाता है। जबकि प्राचीन समय के अंतर्गत व्यक्ति जो उत्पादन करता था वो अपने श्रम के आधार पर, यानी कि खुद के हाथों से करते थे, अपने स्वयं के औजारों से करते थे। लेकिन आधुनिक
पूंजीवादी व्यवस्था है वहां जो उत्पादन आरंभ हुआ है वो हुआ है उपकरण और मशीनों के द्वारा। और जब उपकरण और मशीनों के द्वारा उत्पन्न होता है तो वहां पर उन पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। भाई जो उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम, जो पूंजी होती है, उपकरण होते हैं, उन सब पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और पूंजीपतियों का अधिकार होने के कारण जो पूंजीपति है उनका उपकरण के साधन है, संपत्ति है, पूंजी है, उन सब पर अधिकार होने के कारण जो श्रमिक है उनका उन पे कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए उनका उनसे अलगाव होना प्रारंभ। और इस आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जब विलय हो जाता है अपने श्रम से, अपनी पूंजी से, तो उनमें अपने स्वयं के प्रति, यानी कि पहला है स्वयं के प्रति अलगाव, यानी कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में दुर्किम के अनुसार व कार्ल मार्क्स के अनुसार स्वयं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है परिवार या मित्रों से अलगाव। और तीसरा है समुदाय से अलगाव। ठीक है, तो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उनका उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता है, सारे अधिकार होते हैं पूंजीपतियों के होते हैं। उन्हें केवल अपने श्रम, क्योंकि न उनको जो उत्पादित वस्तु होती है उन पर बेचने खरीदने का कोई अधिकार होता है, इसलिए वो स्वयं के प्रति अलगाव होता है, परिवार या मित्रों के से अलगाव हो जाता है, समुदाय से अलगाव हो जाता है। यह जो संघर्ष अलगाववाद है ये आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। पांचवा, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक जो सिद्धांत दिया था इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास का जो निर्माण होता है वो आर्थिक आधार पर होता है, यानी कि इतिहास का जो निर्माण है भौतिक या आर्थिक आधार पर होता है। आर्थिक आधार पर यानी कि इन्होंने इतिहास को आर्थिक आधार पर स्पष्ट किया है, भौतिक आधार पर स्पष्ट किया है, और इनके आधार पर भौतिक या आर्थिक आधार पर ही समाज की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होता है, धर्म का, कला का, रीति रिवाजों का, इन सब का निर्माण आर्थिक आधार पर होता है समाज का। इतिहास के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि अब तक से जो समाज का इतिहास रहा है वो आर्थिक आधार पर रहा है, यानी कि आपको वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत ही बताया था। जो पहला समाज था आदिम साम्यवादी युग, ठीक है, जो पहला आदिम साम्यवादी युग था उस समय आर्थिक आधार पर कोई भी असमानता नहीं पाई जाती थी, यानी कि उत्पादन के जो साधन थे उन सब पर सभी का समान अधिकार होता था, यानी कि समाज के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन पाए जाते थे वहां सभी का उन पर स्वामित्व होता था, किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं पाई जाती थी। वहां हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने श्रम का फल मिलता था, यानी कि उस समय जो औजार थे वो लकड़ी के, पत्थरों के बने होते थे, उनके आधार पर सभी उत्पादन करते थे। ठीक है, तो वहां सभी का समान अधिकार था। दूसरा दासत्व युग, जो दास युग था यहां धीरे धीरे समाज में असमानता उत्पन्न होने लगी, यानी कि दास युग के अंतर्गत समाज में धीरे धीरे असमानता उत्पन्न होने लगी और यहां पर
कुछ लोगों के पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने लगा। यानी कि दास युग के अंतर्गत जो मालिक होते थे उनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार हुआ, और जो दास होते थे वो उनका उत्पादन के साधनों पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। ये दास जो होते थे, यानी कि दो वर्ग इसमें थे, मालिक और दूसरा दास। ठीक है, जो मालिक होते थे उनका उत्पादन के साधनों पर, यानी कि जो उत्पादन के साधन थे, पूंजी थी, संपत्ति थी, उन पर धीरे धीरे एक आधिपत्य होने लगा। और जो दूसरा वर्ग था दास, उनके पास उत्पादन के साधनों पर, तो ये जो दास होते थे ये मालिकों की संपत्ति समझे जाते थे। इन्हें जैसा भी चाहे वैसे रख सकते थे, खरीद सकते थे, बेच सकते थे। तो इस समय धीरे धीरे जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें पर्सनल किसी व्यक्ति का एक आधिपत्य होने लगा, तो वो थे मालिक। तीसरा जो था सामंतवादी। युग। यहां पे सामंत और अर्धदार जो किसान थे उनका दो वो हो गए थे जिनका उत्पादन के साधनों पर, और चौथा था पूंजीवादी युग। इसमें श्रमिक और जो पूंजीपति वर्ग थे वो थे। तो सामंतवादी तो कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या के अंतर्गत कहते हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन होता है वो आर्थिक आधार पर होता है। हर युग में दो समाज रहे थे और दो वर्ग रहे थे, उन वर्गों में हमेशा संघर्ष रहा था और जो आर्थिक आधार पर वर्ग बने थे। धन्यवाद।